हेलो बच्चों, क्लास 10th मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस वीडियो में हम क्लास 10th के अध्याय 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। इस वीडियो में हमने क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको सभी को कवर किया है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर करें, जिससे कि सभी दोस्तों के पास आपके पहुंच सके और उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 3 पाठ का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इस अध्याय में हमें दो चर वाले रैखिक समीकरणों के युग्म हल करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले चर क्या है, हम समझेंगे। सबसे पहले चर क्या है, तो चर जो एक्स वाई जेड या ABCD, हम तो कहें ABCD जो अक्षर होते हैं उन्हीं को हम चर बोलते हैं। जो ABCD के अक्षर होते हैं उन्हीं को हम चर बोलते हैं। अब आइए देखते हैं आगे हम समीकरण बनाएंगे। यहाँ पे कहा गया है कि दो चर वाले, कितने चर होना चाहिए, दो चर वाले। यदि हम किसी समीकरण को देखें 2x + 3y + 5 = 0, तो ये कौन कितने चर वाला हो गया। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक x है और एक y है। तो यहाँ पे हमारा जो समीकरण है ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो चरों की संख्या है वो चरों की संख्या 2 है। तो इसी प्रकार से आपको इस अध्याय में समीकरण मिलेंगे कि दो चर वाले, मतलब यहाँ पे यदि हम दूसरा समीकरण बनाए तो हम कह सकते हैं 4a + 5b + 6 = 0। तो ये भी हमारा एक दो चर वाला समीकरण कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे ए और बी जो है वो चर को संकेत कर रहे हैं और जो संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं हैं। तो आपने दो चर वाले जो चर वाले रैखिक समीकरण है वो समझ लिए हैं। आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है समीकरणों से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ से प्रदर्शित करने की विधि क्या कहलाती है। तो इस अध्याय में हमें ग्राफ वाली विधि देखना है। जो ग्राफ वाली विधि है उसको हम आलेखीय विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहेंगे, आलेखीय विधि कहेंगे। ग्राफ वाली जो विधि है उस विधि को हम आलेख विधि कहेंगे। तो ग्राफ वाली विधि को आलेख विधि कहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह बिंदु दोनों समीकरणों का होगा। तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो वह जो समीकरण है वह वो दोनों बिंदुओं का क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इसका दोनों बिंदुओं का जो होगा वो अद्वितीय हल होगा। आइए देखते हैं किस प्रकार से अद्वितीय हल होगा। यहाँ पे हमें जो आलेख विधि है, आलेख विधि में आपको पता होगा कि जो आलेख है इसमें निर्देशांक पर ध्यान देना पड़ेगा हमें। आलेख विधि में हम एक निर्देशांक आलेख खींचेंगे। इस आलेख में जानते हैं आप, जो जे वाला पक्ष है ये धनात्मक x कहलाएगा, जे x डैश कहलाएगा, ऊपर वाला y कहलाएगा, नीचे वाला y डैश कहलाएगा। यहाँ पे जो पार्ट है x वाला पार्ट है ये धनात्मक कहलाता है और जो इस साइड वाला x है ये ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। ऊपर वाला जो y है वो धनात्मक पक्ष कहलाता है और नीचे वाला जो y है वो ऋणात्मक पक्ष कहलाता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि यहाँ पे कहा गया है कि यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, कोई भी दो रेखाएं, इसमें यदि हम दो रेखाएं खींचे इस प्रकार से, एक रेखा और कोई दूसरी रेखा है जो इस प्रकार से जाती है, तो जो रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, हमारी जो रेखाएं यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं, यह क्या है, अद्वितीय हल है। तो क्या होगा, जहां पे रेखाएं यदि प्रतिच्छेद कर दें तो क्या है, अद्वितीय हल है। मतलब जो ये क्वेश्चन है ये हल हो सकता है। तो अद्वितीय हल क्या कहलाता है, अद्वितीय हल कहलाता है कि यह एक आधा हल है, इसको हम पूरा हल कह सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि रेखाएं समपाती हैं तो निकाय के हल होंगे।
यदि रेखाएं संपाती आपको मिले तो निकाय के कितने हल होंगे? तो निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। संपाती रेखाएं किस टाइप से होंगी, आइए देखते हैं। संपाती रेखाएं आपकी होंगी, यहाँ पे हम एक आलेख देखेंगे और उस आलेख पे आप देखेंगे इस साइड वाला x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पे y डैश, इस साइड वाले प्लस के और इस साइड वाले माइनस के होंगे। ऊपर वाला जो है प्लस का होगा, नीचे वाला माइनस के होंगे। और यहाँ पे रेखाएं हमें कहा गया है संपाती हैं। रेखाएं कैसी हैं? संपाती हैं। यदि रेखाएं संपाती हैं तो संपाती का मतलब आप जानते हैं कि एक कोई रेखा यदि इससे निर्देशांक से हमें मिले तो दूसरी भी रेखा इसी रेखा के ऊपर यदि आ जाए तो उस रेखा को हम संपाती कहेंगे। इसके ऊपर हमारी दो रेखाएं आपको हमने खींच के दिखाई हैं। तो रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर हैं। तो जब रेखाएं एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर हों उनको बोलते हैं हम संपाती रेखाएं। कौन सी रेखाएं कहते हैं? संपाती रेखाएं कहते हैं। और जब रेखाएं संपाती होती हैं तो इनके हल कितने होते हैं? अपरिमेय रूप से अनेक हल होते हैं। यदि यहाँ पे रेखाएं संपाती हो गई हैं तो आप देख रहे हैं कि हर जगह रेखा मिल रही है, तो इसके आंसर कितने भी आंसर आ सकते हैं। तो इसको बोलते हैं हम अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो यहाँ पे हमारे इस आंसर में कितने हल होंगे? कितने ही हल हो सकते हैं? अनंतः अनेक हल हो सकते हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि यदि रेखाएं संपाती हैं तो निकाय के हल होंगे। कितने होंगे? अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कितने हल होंगे? अनेक हल होंगे। तो आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाँ, यदि रेखाएं, यहाँ पे कहा गया है यदि रेखाएं समांतर हैं तो समीकरण युग्म का हल होगा। यदि रेखाएं समांतर हैं, अब हमें कहा गया है कि रेखाएं कैसी होना चाहिए? रेखाएं होना चाहिए हमारी समांतर। तो आइए देखते हैं, समांतर रेखाएं देखते हैं। तो समांतर रेखाओं में हम देखेंगे कि यदि समांतर रेखाएं हैं तो रेखाएं आपकी बिल्कुल भी समांतर रेखाएं निकल जाएंगी, एक दूसरे को बिल्कुल भी टच नहीं करेंगी। तो यदि दो रेखाएं आलेख में सीधी समांतर निकल जाएं और ये आगे चल के कभी भी एक दूसरे को हल नहीं करें तो वहां पे हमारा कोई भी हल नहीं हो सकता है। तो यदि समीकरण में, यदि आलेख में आपकी दो रेखाएं कैसी हों? बिल्कुल समांतर हों, तो यहाँ पे कितने हल होंगे? कोई हल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बिंदु है, किसी भी बिंदु पे जो रेखाएं हैं, समीकरण की जो रेखाएं हैं वो किसी भी बिंदु पर टच नहीं कर रही हैं। और यदि टच नहीं करेंगी तो उसका आंसर क्या होगा? कोई हल नहीं है। तो यदि रेखाएं क्या कर रही हो? समांतर रेखाएं हो तो कोई हल नहीं होता। तो अब देखते हैं, रेखाएं यदि आपकी संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं तो कौन सा हल होता है? अनेक हल होते हैं। कैसे हल होते हैं? अनेक हल होते हैं। यदि रेखाएं संपाती होती हैं तो अनेक हल होते हैं। यदि रेखाएं समांतर हैं, समांतर यदि रेखाएं हैं तो हमारा क्या होगा? कोई हल नहीं है। क्या होगा? कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं है। तो आपको देखना है, याद रखना है कि रेखाएं यदि समान संपाती हैं तो अनेक हल हैं, यदि रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल नहीं है। यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, क्या? यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें, प्रतिच्छेद करें, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करें तो कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। कैसा? अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा? अद्वितीय हल होगा। तो यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो अद्वितीय हल होते हैं, यदि रेखाएं संपाती हैं तो अनेक हल होंगे, यदि रेखाएं समांतर हैं तो कोई हल है नहीं होगा। तो तीनों क्वेश्चन को हमने आपको इसमें समझा दिया है। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब हम आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है ax by प्लस सी बराबर 0 के समीकरण युग्म कौन से समीकरण होते हैं? तो यदि कोई समीकरण दिया गया है आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो जो समीकरण युग्म होगा वो रैखिक समीकरण युग्म होगा। कैसा होगा? रैखिक। क्योंकि यहाँ पे हमें केवल दो चर वाला एक ही समीकरण प्रतीत हो रहा है, और जो एक समीकरण प्रतीत हो रहा है तो यहाँ पर हमने अभी आपको आलेख विधि में बताया है, तो इसकी कितनी रेखाएं खींचेंगी? आलेख विधि में, क्योंकि यहाँ पे केवल एक समीकरण है तो इसकी केवल एक रेखा सीधी खींचेगी। तो इसी को हम क्या कहेंगे? रैखिक युग्म। कौन सा है? तो यदि कोई समीकरण है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के समीकरण
कौन से समीकरण कहलाते हैं? तो यदि ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है तो यह एक रैखिक युग्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक रैखिक युग्म कहलाएगा। आपको याद रखना है कि जो है ये एक रैखिक युग्म कहलाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो निकाय का a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का हल होगा। तो यदि रेखाएं, आपको याद रखना है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है तो आपका अनंतः अनेक हल होगा। क्या होगा? अनंतः अनेक हल होगा। देखना है निकाय का, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 आपको मिले तो निकाय का कौन सा हल होता है? अनंतः अनेक हल होता है। तो याद रखना ये कि यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 दोनों यदि बराबर हैं, तो तीनों यदि बराबर हैं आपस में, तो कौन सा हल होगा? निकाय के अनंतः अनेक हल होंगे। और यहाँ पे रेखाएं कैसी होंगी? यदि अनंतः अनेक हल हैं तो रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं संपाती होंगी। कैसी होंगी? संपाती रेखाएं होंगी। अभी हम आपको ऊपर बता चुके हैं कि यदि अनंतः अनेक हल हैं तो रेखाएं कैसी हैं? रेखाएं भी संपाती होती हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है अपने दोस्तों में, क्योंकि आपको जो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के वीडियो लेकर आ रहे हैं और यह आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। आइए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ax प्लस by प्लस c1 a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिबंध है। तो यदि आपको a1 बटा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 के निरूपित रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु का प्रतिबिंब है। कौन सा बिंदु है? प्रतिच्छेद बिंदु। प्रतिच्छेद बिंदु का भी हमने आपको आलेख में बता चुके हैं कि यदि कोई आलेख है और उसमें दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यहाँ पे यदि कोई रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं तो वह निकाय का कैसा होगा? एक अद्वितीय हल होगा। कैसा हल होगा? एक अद्वितीय हल होगा। तो यदि किसी आलेख में रेखाएं क्या कहती हैं? प्रतिच्छेद बिंदु है या प्रतिच्छेद कहती हैं रेखाएं, तो यहाँ पे जो प्रतिच्छेद बिंदु है ना, यहाँ पे क्योंकि दो रेखाएं, एक जी रेखा और एक आपके लिए जी रेखा, तो दोनों रेखाएं कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं? यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यह क्या है? एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए हमारे जो फॉर्मूला होता है वो है a1 बटा a2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो हम क्या कहेंगे? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। और जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो क्या होगा? एक अद्वितीय हल होता है। तो याद रखना है, यदि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं या रेखाएं प्रतिच्छेद बिंदु पर का प्रतिबिंब है तो क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो क्या है? एक अद्वितीय हल होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आलेख विधि में रेखा x अक्ष को काटे तो हल होगा। यदि आलेख विधि में रेखा x अक्ष को काटे तो आइए आलेख विधि में हम देखते हैं। सबसे पहले हम आलेख खींच के देखते हैं। यहाँ पे आलेख खींचेंगे। ये कोई एक आलेख है, इसमें कहा गया है कि रेखा x अक्ष को, किसको? x अक्ष को काटे। तो हमारा जो x अक्ष कहलाता है, ऊपर वाला y अक्ष कहलाएगा। तो जो y अक्ष है, लेकिन रेखा किसको प्रतिच्छेद कर रही है? केवल x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। किसको प्रतिच्छेद कर रही है? केवल x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। तो आइए हम देखेंगे, यदि कोई रेखा है और केवल x अक्ष को प्रतिच्छेद करे यहाँ पे, तो यहाँ पे रेखा ने किसको प्रतिच्छेद किया है? केवल x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है। तो हम y का मान देखेंगे। y का मान क्या होगा? तो हमारा जो शून्यक होगा वहां पे जहां पे x अक्ष पे प्रतिच्छेद कर रही है, एक तो उसका मान होगा, लेकिन y अक्ष पे रेखा कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। तो यदि y अक्ष पे रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो y का मान 0 होगा। तो हम कह सकते हैं, यदि रेखा x अक्ष पे प्रतिच्छेद करती है
तो y का मान 0 होता है। और यदि रेखा केवल y अक्ष पर प्रतिच्छेद करे, x पर प्रतिच्छेद नहीं करे, तो x का मान 0 होगा। तो जिस अक्ष पर प्रतिच्छेद रेखा करती है उसका कोई मान होता है, लेकिन जिस पर प्रतिच्छेद ना करे उसका मान 0 रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसमें देखेंगे तो कहा गया है हमसे कि रेखा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करती है, तो हम देखेंगे यदि रेखा x अक्ष पर प्रतिच्छेद करे तो हम देख रहे हैं कि x, 0, y का मान कितना आ गया है 0, क्योंकि जो हम निर्देशांक लिखते हैं वो हम पहले x वाले निर्देशांक लिखते हैं उसके बाद y वाले, तो यहाँ पे y का मान 0 होगा। और निर्देशांक में यदि कहा जाए तो x, 0 होगा, क्योंकि y की जगह हम क्या रखेंगे 0 रखेंगे, क्योंकि रेखा किस पर प्रतिच्छेद कर रही है, x अक्ष पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो x का मान तो होगा लेकिन y का मान बिल्कुल भी नहीं होगा। तो y का मान क्या आएगा अपना 0। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया है x, 0 या x का मान 0। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1 प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 आश्रित एवं संगत हैं। तो यदि दोनों आश्रित व संगत होते हैं तो संगत के लिए आपको याद रखना है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यदि आपकी अनंतः अनेक हल की कंडीशन लग रही है तो आपकी रेखाएं कैसी होंगी, संगत रेखाओं को जो युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत युग्म होगा या आश्रित होगा। क्या होगा, या आश्रित होगा। कैसा होगा, यदि आपकी रेखाएं के लिए क्या लग रहा है, अनंतः अनेक हल लग रहा है, तो हम देखेंगे निकाय का यदि अनंतः अनेक हल है, मतलब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 यदि कहा गया है तो रेखाएं कैसी होंगी, आश्रित या संगत रेखाएं होंगी। तो याद रखना है रैखिक समीकरण में यदि आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 जो अनंतः अनेक हल का जो आपको निकाय का अनंतः अनेक हल का जो फॉर्मूला दिखा रहा है उसमें रेखाएं कैसी होती हैं, संगत होती हैं या आश्रित होती हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम अगला क्वेश्चन है समीकरण युग्म, कौन सा है, समीकरण युग्म a1x b1y c1 बराबर 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है का फॉर्मूला क्या होता है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। याद रखना है यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 है तो इसमें निकाय का क्या होगा, निकाय का कोई हल नहीं है होगा। क्या होगा, कोई हल है नहीं होगा। अभी हम आपको बता चुके हैं यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो निकाय का कौन सा हल होता है, तो निकाय का अद्वितीय हल होता है। कैसा होता है, अद्वितीय हल होता है। क्या है, अद्वितीय हल होता है, मतलब इसको हम आगे हल कर सकते हैं। और यदि आपसे कहा गया है कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो इसमें रेखाएं जो हैं वो अनंतः अनेक हल होता है। इसका क्या है, अनंतः अनेक हल होगा। कैसा होगा, अनेक हल होगा। और यदि आपसे कहा गया है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो क्या है, कोई हल नहीं है होगा। क्या होगा, कोई हल नहीं है होगा। तो याद रखना है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो क्या होगा, अनेक हल होंगे। और यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो कोई हल है नहीं होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन लिए गए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं और आपके जो वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे, उतने ही क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लिए गए हैं। कोई भी खराब क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिया है हमने, और जो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उन सबको हमने इस वीडियो में कवर किया है। और पुराने 2024, 23, 22 के जितने भी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन थे वो इस अध्याय के इसमें सभी लिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें। आइए अगला क्वेश्चन है x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 रेखाएं। तो यहाँ पे हमें बताना है कि इसमें जो रेखाएं हैं वो रेखाएं कैसी होंगी। तो रेखाएं जो होंगी वो प्रतिच्छेद
करती हैं होंगी। तो यहाँ पे आपको बताना था कि जब आपके जो दो समीकरण दिए गए हैं x माइनस 2y बराबर 0 और 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0 में रेखाएं कैसी होंगी? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं होंगी। तो यहाँ पे क्योंकि आपको दो समीकरण दिए गए हैं और दोनों समीकरण आपके अलग अलग आपको प्रतीत हो रहे हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेद करेंगी। इन दोनों का कोई ना कोई आंसर आ सकता है। तो इसमें हम लगा भी सकते हैं कि रेखाएं कैसी होती हैं। तो हम देखेंगे पहला जो हमारा समीकरण है वो x माइनस 2y बराबर 0 है। तो यहाँ पे जो a1 बराबर होगा वो होगा 1, b1 बराबर जो होगा वो होगा -2 और c1 बराबर जो होगा वो होगा 0। इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा समीकरण है वो है 3x प्लस 4y माइनस 20 बराबर 0। तो इसमें देखेंगे a1 बराबर जो हमारा होगा वो होगा 3 और b1 बराबर जो हमारा होगा वो होगा 4 और c1 बराबर होगा हमारा -2। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि a1 बटा a2 बराबर होगा 1/3, b1 बटा b2 बराबर होगा -2/4 और c1 बटा c2 बराबर होगा 0/-20। तो इसमें 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/2 है। तो हम कौन सी कंडीशन लग रही है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। क्या लग रहा है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। और जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 कहें तो रेखाएं कैसी होंगी? जो इसका आंसर होगा वो अद्वितीय हल होगा। वो अद्वितीय हल कब होता है? अद्वितीय हल जब होता है जब आलेख विधि में रेखाएं प्रतिच्छेद करें। तो प्रतिच्छेद अगर रेखाएं कहती हैं तो वहां पे कौन सा समीकरण लगता है? a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 अद्वितीय हल का कुछ फॉर्मूला लगता है। तो इसी प्रकार से हमने हल करके देख लिया है कि यहाँ a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 की कंडीशन लग रही है। इस वजह से रेखाएं कैसी हैं? ये जो समीकरण है वो एक अद्वितीय हल का है। वो अद्वितीय हल में रेखाएं कैसी होती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर समझ में आ ही गया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, आपको दिया गया है x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 2y बराबर 4। यदि यहाँ पे y का मान आपको दिया गया है y बराबर 2। हमें इस जो समीकरण है, आपको जो समीकरण दिख रहा है, इस समीकरण में हमें y बराबर कितना रखना है? 2। तो आइए रख के देखते हैं। x की जगह x ही, प्लस की जगह प्लस 2 गुणा y की जगह हमें रखना है 2 बराबर कितने? 4। हल करते हैं तो x प्लस 2 दूना 4 बराबर 4। 4 को प्लस का है इस साइड लाएंगे माइनस हो जाएगा। तो x बराबर माइनस, x बराबर प्लस का 4 तो है, जे वाला 4 इस साइड गया तो माइनस का 4। तो x बराबर 4 में से 4 गया, कितना बचा? 0। तो हमें x का मान कितना प्रतीत हो गया है? 0 मिल गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0। आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे हमने y का मान यहाँ बताया गया है कि y बराबर कितना रखना है? 2। तो हमने y की जगह कितना रख दिया है? 2। और बाकी हमने हल करके देखा तो इसका आंसर क्या आ गया? 0। तो आप समझ गए होंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हमारा 0 हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, समीकरणों को जोड़ने या घटाया, समीकरण को जोड़कर या घटाकर हल करने की विधि को क्या कहते हैं? तो आप देखते हैं यदि कोई एक आपको दो समीकरण दिए गए हैं, उनको यदि हम जोड़कर और घटाकर हल करें तो उसको हम विलोपन विधि कहते हैं। कौन सी विधि? विलोपन विधि में हम जोड़कर और घटाकर दोनों तरीके से हल कर सकते हैं। तो यदि कोई दो समीकरणों में यदि आपको मिले 2x प्लस 4y बराबर 5 और 6x माइनस 2y बराबर 4, तो इन दोनों को हम हल कर सकते हैं कौन सी विधि से? विलोपन। तो यहाँ पे क्या करते हैं? घटाने पर। क्या लिखते हैं? घटाने पर। क्योंकि हमारे जो यहाँ पे समीकरण हैं, ये दोनों समीकरण कैसे हैं? प्लस प्लस के हैं, इस वजह से हम क्या लिखते हैं? घटाने पर। और कोई समीकरण हम जोड़ने पर भी कर सकते हैं। तो जोड़ने और घटाने पर जो समीकरण हम करते हैं तो कौन सी विधि में करते हैं? हम कहते हैं विलोपन विधि में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक चर का मान
दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की जो विधि है वो है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि भी आपने अध्याय में हल की होगी। तो उस विधि में हम देखते हैं कि जो एक चर वाला समीकरण होता है कोई, जैसे हम देखें x प्लस 3y बराबर 5, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हम x का मान निकालते हैं, x बराबर 5 माइनस 3y। तो यहाँ पे जो हम x का मान निकलता है हमारा, ये हम x का मान समीकरण 2 में रखते हैं। कौन से समीकरण में? समीकरण 2 में हम रखते हैं। तो हम देखते हैं कि एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखने पर जो हल करने की विधि है वो कौन सी है? प्रतिस्थापन विधि होती है। और जोड़कर और घटाने पर जो हल करने वाली विधि होती है वो कौन सी होती है? विलोपन विधि होती है। तो आप समझ गए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है कि समीकरणों से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ रूप से प्रदर्शित करने की विधि होती है वो कौन सी होती है? आलेख विधि कहलाती है। तो ग्राफ के माध्यम से जो हल करने की विधि है उसको हम कौन सी विधि कहते हैं? आलेख विधि कहते हैं। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण 2x प्लस y बराबर k में यदि x का मान दिया गया है 2x और y बराबर x का मान दिया गया है 2 और y का मान दिया गया है 1, तो हमें k का मान ज्ञात करना है। तो आइए रख के देख लेते हैं। तो 2 गुणा x की जगह कितना रखना है? x की जगह हमें 2 रखना है, तो x की जगह 2 प्लस y की जगह कितना रखना है? y की जगह 1, तो प्लस 1 बराबर k। तो 2x की जगह 2 प्लस y की जगह 1 बराबर k। हल कर लेंगे। 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर k। 4 और 1 5, तो k बराबर कितना निकलेगा? 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलेख विधि में रेखा y अक्ष को काटती है तो हल होगा। हम आपको बता चुके हैं अभी इससे पहले कि यदि रेखा यहाँ पे y प्रतिच्छेद कर रही है, क्या कर रही है? y अक्ष को काट रही है, तो हमारा जो x का मान होगा वो कितना होगा? 0। यहाँ पे x का मान 0 होगा और y की जगह जहाँ पे प्रतिच्छेद कहती है y का मान वो होता है। तो जो निर्देशांक होगा वो 0, y या x का मान 0 होगा। अभी हम बता चुके हैं आपको। तो इसका आंसर जो होगा x का मान कितना होगा? यहाँ पे 0। क्यों? क्योंकि जो रेखा है वो y अक्ष को प्रतिच्छेद कर रही है। यदि रेखा y अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो x का मान 0 होता है, यदि x अक्ष को प्रतिच्छेद करती है तो y का मान 0 होता है। आइए अगला क्वेश्चन हल करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों वाली संख्या में इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y हो तो संख्या क्या होगी? तो आपको याद रखना है, संख्या का हमारा एक फॉर्मूला होता है। संख्या बराबर होता है 10 गुणा दहाई, 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, 10 गुणा दहाई प्लस इकाई। तो यहाँ पे 10 गुणा दहाई का मान क्या है? दहाई का यहाँ पे मान दिया गया है y, तो 10 y प्लस इकाई का मान क्या दिया गया है? इकाई का मान दिया गया है x। तो हमारा जो समीकरण होगा, जो संख्या होगी वो 10 गुणा दहाई प्लस इकाई, तो 10 y प्लस x। इसमें हम मान रख के देख लेते हैं तो हमारी संख्या निकल आती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो किस प्रकार से हमें बताना है, जो संख्या ज्ञात करनी होती है उसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होते हैं उसी में हम x और y के मान रखते हैं और हमें जो संख्या है उसका पता चल जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 2 संख्याओं का योग 16 है और उनका जो अंतर है वो 10 है। तो यहाँ पे हमें बताना है 2 संख्याओं का हमारा योग जो है वो 16 है और अंतर कितना है? 10 है। तो हमारी संख्याएं क्या होंगी? तो आइए हल करके देखते हैं। यहाँ पे कोई भी 2 संख्याएं हैं, 2 संख्याओं का योग कितना है? 16। हम मान लें हमारी एक संख्या है x और दूसरी संख्या हो गई है y, तो हम कहेंगे 2 संख्याओं का योग मतलब x प्लस y बराबर कितना है? 16। और बताया गया है दोनों का अंतर कितना है? 10। दोनों का अंतर मतलब x माइनस y बराबर है 10। तो इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से, तो y से y कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? 2x बराबर 10 और 16 होगा 26। तो x का मान हम निकालेंगे, x बराबर निकलेगा 2 से काट देते हैं, 2 2 2 3 6। तो x का मान कितना निकल आएगा? 13 निकल आएगा। और x का मान समीकरण हम 1 में रख के देख लेंगे तो हमारा y का मान निकल आएगा। तो समीकरण 1 जो है अपना का है x प्लस y बराबर 16। इसमें हम x का मान 13 रखेंगे तो 13 प्लस y बराबर 16 और 13 इस साइड आएगा माइनस का होगा, y बराबर 16 माइनस 13।
तो y का मान कितना आ जाएगा 3। तो y का मान 3 आ जाएगा और x का मान हमारा 13 आ जाएगा। विलोपन विधि से इसको कर लेंगे तो आपका आंसर हो गया है x का मान 13 और y का मान 3। तो इस अध्याय के भी जो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे हमने सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं और आपको हमें आशा है कि हमारे जो क्वेश्चन हैं आपको बहुत ही समझ में आए होंगे और जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ थे वो सभी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। तो आप लोग वीडियो बहुत ही ध्यान से देखें और अपने सभी दोस्तों को हमारा वीडियो शेयर करें। अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन सभी क्वेश्चन हल करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। धन्यवाद।